हेलो बच्चों। तो आज आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। इसमें हमें क्या होगा, संख्या का गुणनखंड, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड विधि से सभी संख्याओं का करना होगा, लाशा माशा निकालना, ये सभी चीजें उसमें है। ठीक है। तो हमारा जो चैनल है, आयांस एकेडमी चैनल है, ठीक है, तो उस पे क्या है, सभी हमारे लेक्चर पढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप हमारे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको क्या करिए, आप दबा दीजिएगा। उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाए, मिलते रहे। ठीक है। उसके बाद आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है। तो चलिए हम देर न करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, वास्तविक संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्या में मतलब क्या होता है, आपको संख्याओं के बारे में जानना होता है। जैसा कि आप क्लास 9 में क्या है, सभी संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिसका पहला चैप्टर ये क्या है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसमें सभी संख्याओं के बारे में आपने क्या किया है, जानकारी ले चुके हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा जानेंगे कि हमारी वास्तविक संख्या होती क्या है या कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। यानी जितनी हमारी परमेय संख्या होती है और अपरमेय संख्या, अगर इन्हीं को हम क्या कर दें, एक साथ लिख दे, तो हमारी क्या कहलाएंगे, वो वास्तविक संख्या। यानी अगर अंग्रेजी में समझे तो द रियल नंबर कैन बी डिफाइंड यूनियन। यूनियन मतलब इसको सभी को मिक्स करके एक साथ लिखे, बोथ आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर को यदि हम एक साथ लिख देंगे तो वही क्या बन जाएगा, आपका वास्तविक यानी वास्तविक नंबर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आर द डिपेंडेंट बाय द सिंबल आर। ठीक है, डिनोटेड बाय द सिंबल आर। देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि इसमें सभी नंबर वो आते हैं जिस चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, वो सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। और इनको किस रूप में हम दिखाते हैं, कैपिटल आर के रूप में इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शंस कम अंडर द कैटेगरी। अगर आपने सही सही नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, सभी संख्याओं के बारे में जाना होगा, तो वो क्या समझे होंगे कि वास्तविक संख्या यानी जो रियल नंबर्स होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत क्या होता है, सभी हमारे उसी के अंतर्गत में, चाहे वो आपकी नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो आपके होल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, सब किसी के पार्ट है, सब आपके उसी के अंतर्गत आते हैं, यानी रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देखिए, रियल नंबर सबसे ऊपर है, जिसको दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है। एक तो रियल नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा हमारा, अब देखो, रियल नंबर्स को हमने यहाँ पे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक को क्या बोले हम, रेशनल नंबर, एक को इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है। जिनको समझना है, देखो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ते चलिए, दोनों माध्यम से पढ़िए, दोनों एक ही चीज है, कुछ बदला नहीं है। ठीक है, सिर्फ शब्द बदलते हैं हिंदी और इंग्लिश से बदलने के लिए। तो देखिए, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, रेशनल मतलब परिमेय संख्या। ठीक है। तो यानी इसको दो भागों में बांटा। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम क्या करें, पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका क्यू क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको वो परमेय संख्या नहीं बचेगी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में हम डिनोट कर सके, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या कहलाएंगी। और इरेशनल नंबर क्या होगा, यानी ऐसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में क्या कर सके, डिनोट ना कर सके। जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं आपकी अवर्गीय संख्या कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर को हम और दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, और एक को इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है। और नॉन इंटीजर मतलब ऐसे संख्या जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, दशमलव में हो जाएंगे, फ्रैक्शन में हो जाएंगे, 3/5 हो गया, 2/6 हो गया, ये सभी संख्याएं, माइनस का 5/7 हो गया। ठीक है, 0.35 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या है, नॉन इंटीजर से मतलब पूर्ण संख्या अपने आप में नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। ठीक है। देखो, इंटीजर में क्या है, जैसे जो संख्या है पूर्ण संख्या हो, जैसे 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इनको अब देखो, इंटीजर को कितने पार्टों में बांटते हैं हम, दो पार्टों में। एक तो निगेटिव इंटीजर हो गया, एक तो क्या होता है, होल नंबर। अब देखिए, निगेटिव इंटीजर वो सभी संख्या जो क्या होती है, माइनस में, यानी -1, -2, -3, और यहाँ से लेके ऐसे माइनस इनफाइनाइट नंबर तक। मतलब कहने का मतलब जितने भी नंबर्स हमारे माइनस में होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आपके कहलाते हैं। उसी तरह से आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को सम्मिलित करके होल नंबर्स बनता है। ठीक है, यानी अगर हम जीरो, एक, दो ऐसे सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो को एक साथ लिख दे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब होल नंबर को दो पार्टों में यही बांटे ना, यानी कि जीरो और जो प्लस वाले नंबर होते हैं, यानी 1,
टू, थ्री, फोर ऐसे प्लस इनफाइनाइट नंबर तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया, होल नंबर जिसमें हम जीरो शामिल करेंगे, वन टू यानी सभी पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो को शामिल कर लेंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। और उसके बाद यदि आप क्या कर रहे हैं, जीरो को अलग लिख दे रहे हैं और पॉजिटिव नंबर को अलग लिख दे रहे हैं, तो जो पॉजिटिव नंबर्स होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, ये आपको फ्लो चार्ट क्लास 9 में अच्छे से पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ाया होगा तो यहाँ पे बेसिक बेसिक आपको बता दिया गया, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना हमारे काम का है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको थोड़ा कुछ और संख्याओं के बारे में जानना होगा, जैसे हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे आपको इन संख्याओं के बारे में जानना होगा, एक तो क्या होता है आपका प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है आपका कंपोजिट नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, देखिए और यहीं पे एक होता है को प्राइम नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, शाह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो इन तीनों संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं, ठीक है, जिनके क्या हो फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या जिनका केवल गुणनखंड क्या हो, दो हो, यानी वो स्वयं हो और एक हो। जैसे आपको क्या हो गया, हमने ले लिया एक अंक पांच, ठीक है, पांच का गुणनखंड क्या होगा, ये केवल एक से कटेगा, विभाजित होगा कंप्लीटली, ठीक है, और फाइव से कटेगा। तो एक और फाइव यानी वन और फाइव इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो वन और फाइव इसके गुणनखंड हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके क्या हो केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है, दो से ज्यादा ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर, यानी फाइव क्या आएगा, आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। हमने यहीं पे ले लिया छह, छह में किससे किससे भाग जाएगा, ठीक है, एक से जाएगा। उसके बाद एक मिनट बोलो, ठीक है, देखिए छह में किससे किससे भाग जाएगा, एक से जाएगा, दो से जाएगा, तीन से जाएगा और छह से जाएगा। देखिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, दो से ज्यादा यानी चार गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो चार से गुणनखंड जब हो गए, ये संख्या क्या कहलाएगी, छह आपकी अभाज्य संख्या। मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जिसके दो या दो से सॉरी दो से ज्यादा गुणनखंड हो। कितने, दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए तो वो संख्या कंपोजिट संख्या कहलाएगी, यानी कंपोजिट नंबर अभाज्य भाज्य संख्या कहलाएगी। और जिनके क्या हो दो, केवल दो ही गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगा कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपको को प्राइम नंबर्स यानी सहभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको चैप्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्या वो संख्याएं कहलाती है, जैसे आपको एक नंबर ले लिया हमने, 15 ले लिया और 12 ले लिया। अब इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आप 15 को जानते हैं, इसमें एक होता है, दो सॉरी दो से कटेगा नहीं, तीन से कटेगा, उसके बाद पांच से, फिर 15 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब 12 किससे कटेगा, एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से और 12 से। तो देखिए इन दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना, क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो देखिए एक तो सभी में मिलता है, एक को आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, एक को आप भूल जाइए, एक को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है, एक कॉमन फैक्टर हो गया ना। ठीक है, यानी इसमें एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब देखो कहना का मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या वो है जिनके पास केवल क्या हो, केवल एक उभय निष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, एक अगर अंग्रेजी में जाने तो ओनली वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, इज वन, क्या होना चाहिए, एक, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो भी क्या होना चाहिए, एक, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए उसका उभयनिष्ठ। ठीक है, तो सबसे में तो इसमें तो तीन हो गया और एक तो सभी में होता। अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल और ले, एक एग्जांपल की तरफ से समझे, तीन और सॉरी तीन और ले लीजिए आप, 16 ले लीजिए। ठीक है, तीन और 16 ले लीजिए, दो से डिवाइड होगा, चार से डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसी तरह से आठ से डिवाइड होगा, पर इसमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा, यानी इसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो भी क्या होगा, एक। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, को प्राइम नंबर समझ आया, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो संख्या के गुणनखंड यानी फैक्टर्स ऑफ द नंबर। अब हमें वही पीछे जो सीखा ना कि किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह संख्या विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। ध्यान से सुन रहे हैं, दे आर द वैल्यू दैट डिवाइडेड द ओरिजिनल नंबर इन द इक्वल पार्ट ऑफ नंबर। अब इसमें यहाँ पे आपको लिखा है, इससे बता रहे हैं, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। मतलब कोई भी नंबर ऐसा है, आपको ए टू जेड कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो नंबर उसको क्या कर देगी, कंप्लीटली डिवाइड कर देगी
तो जो डिवाइड कर रहा है नंबर वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर आपका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 12 दिया गया, 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, उसके बाद ठीक है 2 करेगा, 3 भी करेगा और 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और 12। देखो 1 इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 2 इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 3 इसको 4 इक्वल पार्ट में, 4 इसको 3 इक्वल पार्ट में, 6 इसको 2 इक्वल पार्ट में एंड 12 इसको एक इक्वल पार्ट में। मतलब जितने भी नंबर है इसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरा पूरा काट दे रहे हैं, यानी इक्वल पार्ट में इसको क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। ठीक है, यही जो नंबर इसको इक्वली काट देंगे यानी इक्वली विभाजित कर देंगे, पूरा बराबर बराबर काटेंगे, वही संख्या क्या कहलाएगी आपकी, एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 15 ले लिया। ठीक है, तो 15 किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से, 3 बचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये 3 गुणे 5 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड। और एक क्या होता है, सभी में शामिल होता है, और जो संख्या स्वयं होती है वो खुद में शामिल होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिक आपको समझना है कि गुणनखंड होता क्या है। वैसे तो हमें पढ़ना क्या है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानना है ना। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड के बारे में जानना होगा। तो गुणनखंड आप समझ गए कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो गुणनखंड हमने बताया कि ऐसा नंबर जो क्या कहते हैं, किसी अन्य नंबर को क्या कहते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी पूर्णतः विभाजित कर दे। तो जो संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी किसी संख्या को, तो जो संख्या विभाजित करेगी वही संख्या क्या कहलाएगी, आपका गुणनखंड कहलाएगी, जिसको वो संख्या विभाजित करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से समझ में आएगा आपको आसानी से। अब क्या कह रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, मतलब जिन संख्याओं को हमने क्या किया, पूर्णतः विभाजित किया, उसमें में क्या थे, कुछ संख्याएं भाज्य में थी, कुछ अभाज्य में थी। अगर आपको एग्जाम्पल बेसिक से यहाँ से समझा है तो देखो, अभी आपने 12 को क्या किया, विभाजित किया, तो इसमें कौन से नंबर शामिल थे, एक भी शामिल था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। ठीक है, देखिए अब इसमें वन, एक तो क्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, एक हमें सब में होता है, इसमें कोई मतलब नहीं, इसको नहीं लेना। तो दो देखिए, दो क्या है, अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 ये भाज्य संख्या आ गई, 6 भाज्य संख्या, 12 भाज्य संख्या। ठीक है, यानी ये अभाज्य भाज्य संख्या हमें नहीं लेनी है। यानी किसी भी गुणनखंड को निकालते वक्त उसमें अभाज्य संख्याओं को कैलकुलेट करना है, वही क्या होगा, आपका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी किसी भी संख्या के अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसमें जो फैक्टर आएंगे उसमें अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर को अगर हम सम्मिलित करेंगे यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो वही आपके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ परिभाषा समझते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इज डिफाइंड एज द वे ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर। मतलब कहने का क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा तरीका है क्या करना, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को फाइंड करने का, सच दैट ओरिजिनल नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय द फैक्टर। और यहाँ पे कहने का यही अर्थ है कि जो ओरिजिनल नंबर होगा यानी जो आपका मेन नंबर होगा वो क्या होगा, इवनली मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, किससे, फैक्टर से। पीछे आपको समझ के आई चीज। ठीक है, यानी किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या होता है, व्यक्त करना, यही आपका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि 4095, इसको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, तो आपको सभी को पता होगा इस तरह से लासा मासा निकालते हैं। ठीक है, ऐसे आप बंद कर लीजिए बॉक्स में। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से हो जाएगा, तो 3 से काटिए आप, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे एक कैरी गया 10 हुआ। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, सॉरी यहाँ पे 3 इक्कम 3 होगा, हाँ 3 इक्कम 3, एक हाथ से 3 त्रिक का 9, उसके बाद एक हाथ से बचा 3 छंग 18, एक हाथ से 3 बचे 15, 3 से इसको काटिए, 3 से कटेगा, कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 बचे 15, अभी भी 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटे तो 5 9 45, 5 कम 5। ठीक है, 7 से 63 91, 13 कम 13। ठीक है, ये हो गया इसका नंबर। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर 3 दो बार है तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं, उसको 5 गुणे 7 गुणे 13, यही क्या होगा आपका इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया। ठीक है, ये संख्या आपको अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से निकालिए। देखिए आपके क्लास में क्या है, एक थ्योरी है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। वो क्या है, वो कुछ नहीं है, बस यही चीज है, किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना ही आपका अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहलाता है। कैसे कहलाता है, आप किसी भी संख्या को आप क्या करेंगे, इस तरह से अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसका जो ये फैक्टर आता है वो हमेशा क्या आएगा, एक जैसे आएगा। क्या आएगा, हमेशा एक जैसे आएगा। आप कहीं भी करिए, कोई भी बच्चा करेगा, अगर वो गलत नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, तो हमेशा उसका आंसर क्या होना है, एक जैसे ही आना है किसी भी संख्या का। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, जो सही आता है वही आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुणनखंड, पहले नंबर तो गुणनखंड ज्ञात करने की विधियां क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करने के लिए आपको 2 विधियां पता होती हैं।
ठीक है। एक आपके बुक में दिया गया है, दूसरा भी, दोनों आपके बताया गया है, ठीक है। तो देखिए उसमें पहला क्या है, वृक्ष विधि यानी कि ट्री मेथड है, दूसरा भाग विधि डिवीजन है। इस विधि को तो हम बचपन से करते हैं, ठीक है। लासा मासा निकालते वक्त हम छोटे बच्चे थे, 6 7 8 में, तो हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं लासा मासा निकालने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको बस इस तरह से बात करना होता है। 2 से 14, 2 8 16, तीन दो से काटेंगे, 2 3 6, दोनों 18, तीन से काटा, 13 3 39, 13 1 13। इसके बाद ऐसे हम लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 13। दो दो बार रिपीट हुआ तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 × 13। ये हो गया इसका भाग गुणनखंड भाग में से, ठीक है। एकदम सिंपल सा मेथड है। अब ट्री मेथड क्या है, ये भी कुछ है नहीं, बस यही तरीका है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दिया गया है। कैसे, किसी भी संख्या को आप ऐसे क्या कर लीजिए, ऐसे तोड़िए, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 को इधर लिखिए, भाग करिए, 2 7 14, 2 8 16। फिर आप इसको काटिए, 2 से 2 3 4, दोनों 18। फिर इसको आप 3 से काटेंगे, 13 3 39। अब जितने भी प्राइम नंबर है उनको क्या कर लीजिए, आप सर्कल कर लीजिए। तो जितने प्राइम नंबर दिखे आप उसको सर्कल कर लेंगे, तो सर्कल करने के बाद इनको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 × 13, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। देखिए अब हमने क्या किया, एक ही नंबर को दो तरीके से किया, 156 को हमने ट्री मेथड से किया, 156 को ही हमने डिवीजन मेथड से किया, ठीक है। दोनों मेथड से करने के बाद हमारा गुणनफल क्या आया, एक ही जैसा आया, ठीक है। क्या है, एक ही जैसा है। तो यही क्या है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। मतलब कहने का, किसी भी संख्या को आप क्या करेंगे, उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमेशा आपको नंबर जो मिलेगा एक ही जैसा मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका क्रम आगे पीछे हो जाए। मतलब आप क्या करिए, यहाँ से 3 को आगे लिख लीजिए, 2 को पीछे लिख लीजिए, 13 को आगे लिख लीजिए, ठीक है। कुछ भी आप क्रम लिख सकते हैं, लेकिन संख्या यही रहेंगी। तो अगला जो है हमारा थ्योरी जो है वही है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, जो पीछे हम पढ़ के आए वही हमारा ये चीज है, ये प्रमेय है। प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब इसका अगर क्रम ना बदले, ठीक है, तो ये क्या है, अद्वितीय, मतलब इनके अलावा इसके जैसा कोई और नंबर नहीं बनने वाला है, ठीक है। ये अद्वितीय मतलब ये केवल एक ही कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी में समझे तो एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी स्प्रेड द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पावर द इट्स प्राइम, ठीक है। प्राइम मतलब देखो किसी भी नेचुरल नंबर है, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं आप, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ पावर, उसके प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो अभाज्य होंगे, प्राइम्स होंगे, उसके प्राइम्स के पावर में जो है प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी गुणनफल गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब इसी क्या कहते हैं, इसी थ्योरम को, यानी इसी स्टेटमेंट को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमने यहाँ पे लिखा 210, ठीक है, 210 का गुणनखंड करेंगे 2 3 5 7, ये आपको प्राप्त हुआ ना। यही क्रम क्या है आपका, अगर इसके क्रम को ना बदले तो ये संख्या अद्वितीय है, मतलब यूनिक नंबर, इसके अलावा और कोई आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। आप चाहे जैसे करेंगे इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। तो यही आपका क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम। जैसे आप देखिए एक संख्या आप हम ले ली, मान लो हमने ले लिया 162, ठीक है। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2, और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। ये आपका बन गया इस तरह से। अब इनको हमने इसे गुणनफल के रूप में लिख लिया है, ठीक है। अब देखो 2 × 3 4 बार है तो 3 की पावर 4, ये हो गया क्या, इसको गुणनफल के रूप में हमने क्या कर दिया, गुणनखंडित कर दिया। अब यही क्या है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, मतलब किसी भी नंबर का आप यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा जो गुणनखंड होगा वो एक ही होगा, उसका अलग अलग नहीं, अगर हम क्रम ना बदले तो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे संख्या दिया गया है कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, यानी फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। आपको इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे एक संख्या है 32,760, इसको आपको सॉल्व करना है। तो दो से हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, 2 1 कम 2, उसके बाद क्या आएगा, 12 2 संग 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 0 0, 16,380 आएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 चौका 8, 2 0 0, 2 9 18, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटना चाहिए ना, हाँ 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 का 3 एकम 3, 3 हासिल आ गई 10 बनेगा, 3 3 का 9, 3 6 18, 3 5 15। फिर आप इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, तीन 13 से कटेगा, और सॉरी 7 से कटेगा, 7 13 7 91, फिर 13 से, ठीक है। अब इसका भाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3
गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। तो फिर दो 3 बार आया तो इसका क्या घात लिखे, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ये क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। दूसरी संख्या ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या डाउट क्लियर में, देखिए अभी आपको क्या क्या हम पढ़ाए। आपको हमने संख्याओं के बारे में बताया, ठीक है। कुछ हमने नंबर्स के बारे में बात किया। नंबर्स में हमारे क्या थे, रेशनल नंबर्स जो कि रियल नंबर्स है, तो उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तथा उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में जानकारी लिया। उसके बाद हमने सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या जाना, प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, यानी भाज्य भाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद क्या आया था आपके पास, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या के बारे में सअभाज्य संख्या हमने बताया कि वो संख्या है जिनका क्या हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा आपका सहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर कहलाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने फैक्टर करना सीखा, ठीक है। किसी भी संख्या को फैक्टर किया। फैक्टर बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखा, ठीक है। कि उसी फैक्टर में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, अगर उनके रूप में गुणनखंडित किया जाए तो वो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर जो है किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्या रहता है, जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका क्या है, अर्थमेटिक क्या है, अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। अर्थमेटिक का क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है। यहाँ तक हमने क्या किया, जान लिया, और कुछ हमने गुणनखंड किया और एक होमवर्क किया, ठीक है। उसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करना है, यानी फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि पीछे पढ़ के है, अभाज्य गुणनखंड किसी भी करना, किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसी की सहायता से क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, यानी लासा और मासा निकालना, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन की सहायता समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि संख्या 15 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकाले। देखिए तो सबसे पहले तो आपको 15 और 18 क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तो आप इसको कर लिए, 3 × 5 = 15, क्या आ गया 3 × 5। 18 करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 6 = 18, ठीक है। 3 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी इसका गुणनखंड देखें तो 2 × 3 × 3, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम लिखना चाहें तो 2 × 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा 15 बराबर क्या गुणनखंड किया, 3 × 5। 18 बराबर हमने क्या गुणनखंड किया है, 2 × 3 का स्क्वायर। तो देखिए अब निकालना क्या है हमें, मासा, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ निकालते वक्त आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखना है कि जो नंबर दोनों में कॉमन हो, क्या हो, कॉमन। कॉमन नंबर देखना है तो इसमें दोनों कॉमन नंबर क्या है आपके पास, यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है ना। जो नंबर कॉमन हो उसकी सबसे न्यूनतम पावर यानी सबसे लोएस्ट पावर लेना है। तो लोएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 है कि 1 है, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 को लेंगे, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। और कोई नाम कॉमन नंबर है नहीं है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एचसीएफ हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। क्या तरीका था कि हम दोनों नंबर क्या होंगे, 2 होंगे 3 होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उनका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो उसमें कॉमन नंबर्स होगा उन कॉमन नंबर्स का क्या कर लेंगे, सबसे लोएस्ट पावर लेंगे, यानी सबसे छोटी घात लेंगे, उसका क्या कर लेंगे, फिर वही हमारा गुणा कराने का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते वक्त क्या करेंगे, एलसीएम निकालते वक्त ध्यान रखना है जो नंबर क्या हो, कॉमन हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान नहीं देना है कि कॉमन है या नहीं है। हर नंबर का क्या करना है, आपको सबसे मैक्सिमम पावर लेना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 इन दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से मैक्सिमम पावर 3 की पावर क्या है, 2 है, इसको ले लिया। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 इसमें है भी नहीं तो 5 मैक्सिमम पावर 5 ही हो गई, ठीक है। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, ये हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 × 2, 9 × 5 = 45, दोनों 90, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर उसमें इसमें नहीं समझ में आया होगा तो आई होप अगले में जरूर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे संख्या दी गई है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड से मासा और लासा निकालिए। तो फिर से वही तरीका करना है, ठीक है। 6 लेना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 3 4, 3 × 3, ठीक है, क्या है 2 × 3। उसके बाद 72 है, आप 72 का गुणनखंड करिए, 2 3 4, 2 × 6 = 12, 2 से 18, उसके बाद दोनों 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 3, यानी क्या है, 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
120 का गुणनफल करेंगे, 2 × 12, 2×3 = 6, 15 जाएगा। उसके बाद 3 से 5, 5 से 1, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आया ना। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लेंगे ऐसे। 6 बराबर क्या निकाला है, 2 × 3। 72 बराबर क्या निकाला हमने, 2 स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर। उसके बाद 120 बराबर क्या निकाला है, 2 क्यूब गुणे 3 गुणे 5, ये निकाला ना। अब देखिए एचसीएफ निकाला है ना। एचसीएफ निकालते वक्त हमने क्या बताया है कि आपको कॉमन नंबर्स ढूंढना है। तो देखिए कॉमन नंबर्स क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, दोनों संख्या दो जो है तीनों में है, तीनों नंबर्स में, तो इसकी सबसे छोटी घात लेंगे। तो छोटी घात क्या होगी, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर भी 2 की घात 3 है, और यहाँ पर 2 की घात 1 है। तो 2 की घात 1 छोटी होता है कि 3, तो 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 ले लिया। और कोई कॉमन नंबर है, हाँ 3 कॉमन नंबर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 है, ठीक है, यानी 1 है। तो 2 की घात 3, 3 की घात 1 ही लेंगे, यहाँ से 2 की घात 1, ये हो जाएगा 2 × 3, यानी 3 दूनी 6, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया आपका। ठीक है, 6 हो गया एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम निकालते वक्त क्या करेंगे, एलसीएम निकालते वक्त क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं कॉमन उनका सबसे बड़ी घात। तो देखिए 2 कॉमन था, तो 2 की घात कितनी थी, 3, हमने ये ले लिया। 3 कॉमन था, 3 की सबसे बड़ी घात 2, इसको कॉमन ले लिया। 5 कॉमन है नहीं, ठीक है, इसको भी हम शामिल कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 की घात 3 क्या होता है, 8, 3 की घात 2 9, फिर 5, ये तो हो जाएगा 8×5 = 40, और 4×9 = 360, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप कर लीजिए, ये हो गया आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्या करेंगे आप लोग, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, क्या ये होमवर्क है, अगर आप इसको करेंगे और इसका फिर क्या करेंगे आंसर, हमें कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अगले सेशन में इसको भी शामिल करके आपको साथ करवा देंगे। चलिए आगे थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है कि संख्या तथा उनके लाशा और माशा के बीच में क्या है, संबंध ज्ञात करना है। यानी कोई भी संख्या हो उसके तथा उनके माशा और लाशा के बीच में क्या निकालना है आपको, संबंध निकालना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपको फार्मूला याद रखना है कि किसी भी संख्या के लाशा और माशा में, मान लो संख्या ए और बी है, तो क्या होता है, उनकी लाशा गुणे माशा बराबर क्या होता है, संख्या, यानी कि संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2। यानी अगर ऐसे कहें तो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लासा गुणे मासा, यही होता है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। इस पे कुछ सवाल आपको लगा के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि लासा जो है 77 और 99, यानी पहली संख्या आपकी 77 है, दूसरी संख्या 99 है। ठीक है, बराबर में आपको क्या दिया गया है, लासा दिया गया है 693। आपको क्या ज्ञात करना है, मासा, मासा को हमने मान लिया यक्स। ठीक है, आपको यहीं से निकालना है। तो देखिए ये संख्या इधर गुणा में, इधर आएगी भाग में, तो 77 गुणे 99 बटे 693 बराबर में यक्स, हमें यक्स वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। तो आपको काट देना है। ठीक है, किससे काटें, 11 से, 11×7 = 77, 11×6 = 66, 3 आएगा, 11×3 = 33। ठीक है, 7×9 = 63, 9 9 9 9 9, यानी यक्स बराबर क्या आ गया, 11, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 11। आसानी से निकाल लिया ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लाशा गुणे माशा, हमने यही फार्मूला लगाया। ठीक है, ये फार्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। यानी दो संख्या, अगर किसी भी संख्या का लाशा दिया गया है, माशा ज्ञात करना है, माशा दिया गया है, लाशा ज्ञात करना है, तो आप इस तरह से फार्मूला लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगली सवाल भी है उसी तरह से, कह रहे हैं अभाज्य गुणन विधि द्वारा 96 104 का एचसीएफ ज्ञात किया, फिर इनका एलसीएम ज्ञात किया। देखिए आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या करना है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये क्या करिएगा आप लोग, इसका होमवर्क करिएगा, इसको आंसर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं हम, धन्यवाद। उसके बाद क्या करना है आपको, हमारे चैनल को आयांश अकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को क्या कर लेना है, प्रेस कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जल्दी से, जिसका क्या हो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए।